गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 2 जनवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही कल के टेस्ट के दोनों जो क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपको नोट जरूर कर लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको नोट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हमारा देश भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो आपको याद रखना है, जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारा देश भारत 8वीं बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। अब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 6 प्रमुख भागों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख भाग हैं जिनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी सन 1945 में। आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना सन 1945 में हुई थी। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य की बात करें तो जब इसकी स्थापना हुई 1945 में, तब से लेकर अभी तक इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें है चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। इनको कभी हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और इनको एक वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इन 5 देशों को वीटो की शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा जब भी कोई नई चीज़ आती है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो उसको ये मना कर सकते हैं। तो इन 5 देशों को वीटो की शक्ति प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें अस्थायी सदस्य की, तो इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यानी कि 2 वर्षों तक 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है इन अस्थायी सदस्यों में। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं, तो 5 हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपको इनमें से कोई 3 ऑप्शन मिलेंगे और एक ऑप्शन अलग होगा जो इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और अस्थायी सदस्य कौन होते हैं, तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इन 5 के अलावा, ठीक है दोस्तों। अब बात है कि भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब बना था, तो ये सन 1950 में बना था। 1945 में इसकी स्थापना हुई और 1950 में भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। और अब ये 2021 में नव वर्ष के दिन 2021 की शुरुआत में ही इसे अब 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर पहुंच गए। तो आपको याद रखना है केन विलियमसन, ठीक दोस्तों। क्या नाम है इनका? केन विलियमसन। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं और अब ये विराट कोहली को पीछे करके आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं। और एक इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कल हमने देखा था कि हाल ही में कौन सा देश आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पीछे करके पहले स्थान पर आया, तो उसका आंसर था न्यूजीलैंड। तो अब आपको ये 2 फैक्ट याद रखने न्यूजीलैंड से जुड़े हुए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष में कौन सी टीम है, तो न्यूजीलैंड है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज सबसे पहले स्थान पर है, तो वो केन विलियमसन है जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत किनके द्वारा की गई है। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 राज्यों में 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिन्हें कहा गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है और 6 राज्यों में 6 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारतीय सरकार ने प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए किस पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय सरकार ने प्रवासी भारतीयों से, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ से बाहर जाते हैं बाहरी देशों में, तो उनसे जुड़ने के लिए एक पोर्टल और एक ऐप को लॉन्च किया है। इसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप, ठीक है दोस्तों। जो पोर्टल है उसका नाम भी है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और जो ऐप है उसका नाम है ग्लोबल प्रवासी मोबाइल ऐप। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय सरकार ने प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए किस पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया है, तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और इसी नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो अभी हमारे देश भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, दोनों ने जो है परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। प्रत्येक वर्ष इन सूची का आदान प्रदान क्यों किया जाता है, जैसे कि ये है हमारा देश भारत, ठीक है दोस्तों, इस तरफ है पाकिस्तान, ये मान के चलिए ये है पाकिस्तान और ये है भारत। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पड़ोसी देश है इसने कहाँ कहाँ पर अपने जो है परमाणु
जो रिएक्टर या परमाणु जो उत्पादन होता है वो कहाँ कहाँ खोल रखे हैं। तो इनकी जो है परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है कि पड़ोसी देश में कितने तो परमाणु केंद्र हैं, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो इनका आदान प्रदान किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। सुरक्षा की दृष्टि से दो पड़ोसी देशों के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया जाता है और हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने इस सूची का आदान प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीएम आवास योजना में शहरी क्षेत्र का पहला पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है पीएम आवास योजना, जिसके तहत गरीब व्यक्तियों को जो है आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो शहरी क्षेत्र का पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य को पीएम आवास योजना में शहरी क्षेत्र का पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। इसकी राजधानी है लखनऊ, जो कौन सी नदी पर है, जो गोमती नदी के किनारे पर है, ठीक है दोस्तों। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात करें तो इसकी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत में दो राज्यपाल ऐसे हैं जिनके पास दो राज्यों का जो है कार्य है। पहले हैं आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हैं, और दूसरे हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ये अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखने वाले पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्नल नरेंद्र का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और इनका नाम क्या रखा गया था, तो इनका नाम, इनके इन कार्यों की वजह से इनका नाम रखा गया था बुल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में कर्नल नरेंद्र का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, इन्हें किस नाम से बुलाया जाता था, तो इनका नाम था बुल। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ऑपरेशन मेघदूत जो था वो सियाचिन पर कब्जे के जो लीक किया गया था, और कर्नल नरेंद्र को इसी के लिए पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं 2 जनवरी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की। तो 2 जनवरी से जुड़ा एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बताया कि जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत के कितने सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो 4 है। सबसे पहला आता है भारत रत्न, उसके बाद आते हैं 3 पद्म पुरस्कार। सबसे पहला पद्म विभूषण, फिर है पद्म विभूषण, ठीक है दोस्तों, जिसके बाद आता है पद्म भूषण, और सबसे अंत में आता है पद्मश्री। तो ये 3 तो पद्म पुरस्कार है और एक है भारत रत्न। इनकी शुरुआत सन 1954 में की गई थी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1954 में की गई थी। अब चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो वो था नंद वंश। ठीक है दोस्तों, नंद वंश को परास्त करके, नंद वंश के शासक को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब की थी, तो 322 ईसा पूर्व की थी। ठीक है दोस्तों, 322 ईसा पूर्व की थी। आपको बताना है कि वो नंद वंश जो था उसका संस्थापक कौन था निम्न में से। तो ये है आज के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही इनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद हो वो भी ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं कल के टेस्ट पर। कल के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न था, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी, तो अमृतसर की संधि हुई थी सन 1809 में। सन 1809 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो अभी SSC CHSL का जो है मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था 19 मार्च का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है सन 1809 में हुई थी। अब इसके तहत हुआ क्या था, तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई। किन के मध्य हुई, तो महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई, जो उस समय पंजाब के महाराजा थे। यानी पंजाब का जो क्षेत्र आता था, लाहौर, पंजाब, कश्मीर को मिलाकर, तो ये वहाँ के शासक थे। और ब्रिटिश सरकार के मध्य हुई थी। और एक समझौता हुआ था जिसके तहत जो सतलुज नदी है, भारत के ऊपर में है सतलुज नदी कुछ इस प्रकार, तो इसके ऊपर रह जाता है कश्मीर और पंजाब वाला भाग, और नीचे इस तरफ रहता है यमुना का मैदान। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था ऊपर का भाग जो है महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया गया था कि उसमें जो है ब्रिटिश सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो ये लिखा गया था उस संधि में।
ठीक है, और उसके नीचे का भाग जो था उस पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। तो आपको याद रखना है, अमृतसर की संधि सन 1809 में हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश सरकार के मध्य हुई थी। अब बात करें चार्ल्स मेटकॉफ, ब्रिटिश सरकार की तरफ से हस्ताक्षर करने वाला कौन था? संधि पर महाराजा रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे और ब्रिटिश सरकार की ओर से जो हस्ताक्षर किए थे वो था चार्ल्स मेटकॉफ। उस समय चार्ल्स मेटकॉफ वहाँ का राजदूत था। तो यही चार्ल्स मेटकॉफ बाद में विलियम बेंटिक के बाद कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना था। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कंपनी के दिन गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था और 1833 में भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, जिस पर सबसे पहले विलियम बेंटिक था। तो विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। तो जब विलियम बेंटिक का कार्य पूरा हुआ, उसका कार्यकाल पूरा हुआ, तो इसी चार्ल्स मेटकॉफ को, जिसने कि 1809 में अमृतसर की संधि की थी, इसी को बाद में कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये था तो कार्यवाहक गवर्नर जनरल, लेकिन इसने एक इंपॉर्टेंट कार्य किया था जिसके लिए ये जो है प्रसिद्ध हुआ था। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उस समय भारतीय प्रेस पर कई प्रकार के जो है अनुबंध लगाए गए थे, ठीक है दोस्तों, कई प्रकार की रोक लगाई गई थी कि जो भारतीय प्रेस है वो इस प्रकार की खबर नहीं छाप सकती है या फिर जो ब्रिटिश शासन के विरोध में नहीं छाप सकती है। तो इस प्रकार का जो है उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे भारतीय प्रेस पर। तो इसने क्या किया था, उन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था, ठीक है दोस्तों। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके भी एनटीपीसी का एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है। तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया है, जिसने कि 1809 की संधि में ब्रिटिश सरकार की ओर से हस्ताक्षर किया था और ये विलियम बेंटिक के बाद कार्यवाहक गवर्नर जनरल बना था। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कि जो 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, उस समय भारत के अधीन जो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है, संधि के समय भारत का कंपनी के दिन गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम उस समय 1809 में जो है भारत का कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। और एक आता है लॉर्ड मिंटो सेकंड, उसका समय काल था 1909 के लगभग। सन 1909 में उसका जो कार्यकाल था, जब कौन सा आया था, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, 1809 में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था, 1909 में कौन था, तो लॉर्ड मिंटो सेकंड था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं और इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर दिन में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले जाते हैं जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल से होते हैं। तो वे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा कल का क्वेश्चन नंबर 2 था, बंगाल विभाजन को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं। बंगाल विभाजन को सन 1911 में समाप्त किया गया था। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। इसके बाद क्या हुआ, भारत में जगह जगह पर आंदोलन और विद्रोह हुए। तो आंदोलन विद्रोह हुए, 1911 को तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए हुए थे। तो उनके सामने भी आंदोलन और विद्रोह हुआ, जिसके कारण उन्होंने इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। जो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, 6 वर्ष के पश्चात 1911 में इसे वापस ले लिया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। कौन से दिल्ली दरबार में लिया गया था, तो तीसरे दिल्ली दरबार में लिया गया था। अब यहाँ पर बंगाल विभाजन को वापस लिया गया तो कुछ एक इंपॉर्टेंट कार्य किया जाएगा। वो इंपॉर्टेंट कार्य ये था कि इसमें घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से अब नई दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। कलकत्ता की जगह अब नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस वर्ष कलकत्ता के स्थान पर नई दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। घोषणा हुई थी, बनी तो बाद में थी, लेकिन घोषणा की गई थी 1911 में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और इसी 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ आई है, दिल्ली दरबार। तो कुल मिलाकर कितने दिल्ली दरबार आयोजित हुए, तो कुल मिलाकर 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे। आपको ये तीनों याद रखने। सबसे पहला था 1877 में। 1877 में किया गया था, जब लॉर्ड लिट्टन भारत का वाइसराय था। 1877 में लॉर्ड लिट्टन ने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था, पहले दिल्ली दरबार का, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि महारानी विक्टोरिया आई थी और इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद आया था 1903 में। 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। उस समय ये लॉर्ड कर्जन ही था, उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड कर्जन था। 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिस समय लॉर्ड कौन था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग था, उस समय भारत का
वाइसराय। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के दोनों क्वेश्चन जो आप जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको याद भी रखना है। और इनसे जुड़े जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, चाहे वो इस क्वेश्चन के हो और इस क्वेश्चन के, तो आपको ये सभी याद ज़रूर रखने हैं। वही अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, और साथ ही दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। और वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।